नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 12 अप्रैल सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में किसानों ने 5 जिलों में लगाया जाम, फसल खरीद में नई शर्तों का किया विरोध। तहसील के चक्कर अब खत्म होंगे, हरियाणा में रजिस्टर के साथ ही ऑटोमेटिक होगा इंतकाल, जानेंगे नया डिजिटल प्लान। बिजली कटौती पर कसा शिकंजा, हरियाणा के शहर और गांव के लिए अलग अलग समय की घोषणा। रामपाल महाराज को सत्संग करने की मनाही, सोनीपत आश्रम में ही रहेगा, कोर्ट ने लगाई 4 शर्तें। विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर गोपीचंद गहलोत का निधन, गहलोत गुरुग्राम क्षेत्र से विधायक रह चुके थे। शीतला माता देवी मेडिकल कॉलेज को लेकर सीएम ने दिए निर्देश, हरियाणा वासियों को मिलेगा 33% रिजर्वेशन। इंटरनेशनल प्लेयर स्वीटी बुरा ने दीपक हुड्डा से लिया तलाक, साल 2022 में शादी तो 2025 में झगड़ा, अब बिना कंपनसेशन अलग हुई। हरियाणा आरटीई एडमिशन 2026 के लिए 16 अप्रैल तक होंगे ऑनलाइन आवेदन। एसएससी की परीक्षाओं के लिए नई गाइडलाइन जारी, आगामी सभी परीक्षाओं में लागू होगी व्यवस्था। बड़ी अपडेट, महेंद्रगढ़ वाया झज्जर होते हुए दिल्ली के लिए सीधी बस सेवा हुई शुरू, जानेंगे टाइमिंग और किराया। और आर्टेमिस 2 मिशन, चंद्रमा का चक्कर लगाकर लौटे 4 एस्ट्रोनॉट, सुबह 5:37 पर प्रशांत महासागर में लैंडिंग, 11,17,000 किलोमीटर का सफर किया तय। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम आमतौर पर शुष्क बना हुआ है। इस बार अप्रैल महीने में सूरज के तेवर ढीले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। आईएमडी के अनुसार इस पूरे महीने मौसम में भारी बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस महीने कई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहे हैं, जिसके प्रभाव से राज्य में बार बार आंधी और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। पिछले दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि किसानों के अरमानों पर पानी फेर गई, खेतों में पककर तैयार खड़ी फसलों में भारी नुकसान पहुंचा है। गेहूं के दाने काले पड़ गए हैं, जिससे फसल का उत्पादन और गुणवत्ता दोनों प्रभावित हुए हैं। फिलहाल मौसम साफ रहने वाला है, किसान गेहूं की कटाई आराम से कर सकते हैं। आईएमडी के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन के अनुसार फिलहाल राज्य में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आमतौर पर मौसम साफ रहने वाला है, जिससे दिन के तापमान में बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। 15 अप्रैल के बाद से तापमान में तेजी से बढ़ोतरी के कारण सूरज की तपिश अधिक देखने को मिलेगी। हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना को लेकर बड़ा संकट खड़ा होता नजर आ रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य संरक्षण प्राधिकरण के सीईओ को पत्र लिखकर गंभीर चेतावनी दी है। डॉक्टरों और निजी अस्पतालों ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर उनकी मांगों का जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे योजना के मुताबिक सामूहिक रूप से बाहर हो सकते हैं। इससे प्रदेश में लाखों मरीजों की मुफ्त इलाज सुविधा प्रभावित हो सकती है। भेजे गए इस पत्र में कई अहम मुद्दे उठाए गए हैं। सबसे बड़ी समस्या भुगतान में भारी देरी को लेकर है। अस्पतालों का कहना है कि नियमों के अनुसार 15 दिनों के भीतर भुगतान होना चाहिए, लेकिन सितंबर 2025 से लेकर अब तक करोड़ों रुपए के क्लेम अभी लंबित पड़े हैं। हरियाणा में रबी सीजन में फसलों की खरीद के नए नियमों के विरोध में शनिवार को किसान संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले कई जिलों में प्रदर्शन किया। किसान सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक अनाज मंडियों और हाईवे पर बैठे। हादसे में रामायण टोल पर किसानों ने कब्जा कर सभी लेन बंद करा दी। मौके पर पहुंचे डीएसपी से किसानों की बहस भी हुई। किसानों ने प्राइवेट बसों को टोल से ही वापस लौटा दिया, तो वहीं हिसार में नेशनल हाईवे पर जाम लगाने पहुंचे किसानों की पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। यहाँ रोडवेज बस सहित कई वाहन 2 घंटे तक फंसे रहे। उधर करनाल के असंध में 709A और सोनीपत में रतनगढ़ गांव के सामने किसानों ने रास्ता बंद कर दिया, तो वहीं फतेहाबाद के रतिया में भी किसानों ने रास्ता जाम कर दिया। यहाँ किसानों ने एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़ा। रोहतक, भिवानी, पानीपत, कैथल, यमुनानगर और पंचकुला में भी किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि सरकार की ओटीपी जैसी शर्तें नाजायज हैं। हिसार के सतलोक आश्रम प्रकरण में दर्ज देशद्रोह के मामले में रामपाल शुक्रवार को जमानत पर बाहर आ गया। अब वह सोनीपत जिले के धनाना स्थित सतलोक आश्रम में अपने परिवार के साथ रहेगा। रामपाल के वकील सचिन दास ने बताया कि शर्त के अनुसार रामपाल को जमानत अवधि तक अपने घर यानी सोनीपत जिले के धनाना में ही रहना होगा। वह सत्संग भी अब नहीं कर सकते। उन्हें कोर्ट में हर पेशी पर व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। अब उनकी अगली पेशी 16 मई को है। इसके अलावा ऐसे किसी भी कार्यक्रम या सभा में हिस्सा नहीं लेंगे जिससे कि कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना हो। यदि वे इन शर्तों का पालन नहीं करेंगे तो जमानत रद्द कर दी जाएगी। उनकी रिहाई के दौरान हिसार जेल के बाहर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रही, क्योंकि सुबह से ही वहां बड़ी संख्या में समर्थक पहुंच गए थे। सुरक्षा व्यवस्था के बीच रामपाल को उनके परिवार के लोग सोनीपत स्थित अपने परिवार के साथ चले गए। हरियाणा में हिसार के सतलोक आश्रम प्रकरण में उम्र कैद की सजा काट रहा रामपाल शुक्रवार को 11 साल और 4 महीने 24 दिन बाद हिसार की सेंट्रल जेल 2 से निकला। परिवार के लोग उसे लेने के लिए जेल पहुंचे थे।
हरियाणा में राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार के तहत जिले के प्राइवेट स्कूलों में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कमजोर वर्ग के परिवार अपने बच्चों के लिए 16 अप्रैल तक उज्ज्वल पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों को स्कूल अलॉट होंगे। एडमिशन प्रक्रिया की शुरुआत होगी। बच्चों का एडमिशन नर्सरी, LKG, UKG और पहली कक्षा के लिए किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की तरफ से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इस स्कीम के तहत सभी मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में 25% तक की सीट कमजोर वर्ग परिवार के बच्चों के लिए रिजर्व की गई है। फॉर्म भरने के बाद इन सीटों पर एडमिशन के लिए लॉटरी के जरिए बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। अब 16 अप्रैल तक इन स्कूलों में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज चाहिए होंगे, जिनमें परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, BPL कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, रेजिडेंस सर्टिफिकेट शामिल है। इन डॉक्यूमेंट्स को अभी ऑनलाइन अपलोड करके आवेदन किया जा सकता है। यदि आवेदन जमा करने में कोई समस्या आ रही हो तो आप हेल्प डेस्क नंबर 0172 504 980 1 पर संपर्क कर सकते हैं, यानी 0172 504 9801। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC की तरफ से कंप्यूटर आधारित वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की आंसर की को फाइनल रूप देने के लिए चैलेंज व ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम संबंधी नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत उत्तर कुंजी में अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण या सही ऑप्शन मौजूद न होने पर अभ्यर्थियों को पूरे नंबर मिलेंगे। उत्तर कुंजी से संबंधित प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी, स्पष्ट और अभ्यर्थी के हित में बनाने के लिए ये व्यवस्था की गई है। यह 2026 की सभी परीक्षाओं और आगामी परीक्षाओं पर लागू रहेगी। पिछले कुछ सालों में विभिन्न परीक्षाओं की उत्तर कुंजी को लेकर अभ्यर्थियों की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही थी। कई अभ्यर्थियों ने RTI, जन शिकायत पोर्टल और कोर्ट का सहारा भी लिया। आयोग ने इन्हीं शिकायतों, अभ्यर्थियों के फीडबैक और न्यायालयों की टिप्पणियों को ध्यान में रखकर समीक्षा की है। इसके बाद नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके अनुसार किसी भी प्रश्न के स्पष्ट न होने, त्रुटिपूर्ण या कोई सही विकल्प मौजूद न होने पर उसे निरस्त करके उस प्रश्न के अंक सभी अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे। सभी उम्मीदवारों को अंक मिलेंगे, चाहे उन्होंने प्रश्न का उत्तर दिया हो या फिर नहीं। इसी तरह अगर किसी प्रश्न के एक से अधिक सही उत्तर पाए जाते हैं तो उन अभ्यर्थियों को पूरे अंक मिलेंगे, जिन्होंने किसी भी सही ऑप्शन को चुना होगा। गलत ऑप्शन चुनने वालों को नियमानुसार नकारात्मक अंक मिलेंगे। यदि कोई सवाल सिलेबस से बाहर का है तो उसे निरस्त कर सभी को अंक दिए जाएंगे। हरियाणा में बिजली कटौती को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि राज्य के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने नई पावर कट पॉलिसी को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसमें शहर और गांव दोनों के लिए बिजली कटौती की अधिकतम सीमा को निर्धारित किया गया है। सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्वक और बिना बाधा के बिजली आपूर्ति प्रदान की जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि शहरी क्षेत्रों में अधिक से अधिक 2 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक 4 घंटे से ज्यादा बिजली बाधित नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा कटौती होने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये कदम सरकार ने लंबे कट को पूरी तरह से खत्म करने की दिशा में उठाया है। सरकार ने बिजली कटौती की सीमा तय नहीं की, बल्कि बिजली सिस्टम सुधारने वालों को भी साफ निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मरम्मत कार्यों के दौरान मेंटेनेंस स्टाफ के पास आवश्यक उपकरण, सुरक्षा साधन एवं ट्रांसफार्मर ट्रॉली उपलब्ध होनी चाहिए। जनता को सुविधा देने के लिए सरकार ने यह भी कहा है कि बिजली कटौती की जानकारी पहले से ही लोगों तक पहुंचाई जाए। इसके लिए SMS, WhatsApp और सोशल मीडिया जैसे माध्यमों का प्रयोग किया जाए, ताकि उपभोक्ताओं को अचानक परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं गर्मियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए सरकार का उद्देश्य है कि लोगों को बिना रुकावट के बिजली मिल सके। इसके लिए जीरो ब्रेकडाउन की दिशा में काम किया जा रहा है। हरियाणा सरकार भूमि और राजस्व व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही है। बता दें कि राज्य सरकार अगले महीने एक स्वचालित राजस्व प्रणाली शुरू करने जा रही है, जिससे कि जमीन से जुड़े काम पहले की तुलना में तेज, पारदर्शी और पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएंगे। यह कदम सरकार ने आम नागरिकों को बेहतर सुविधा देने के लिए उठाया है। यह प्रणाली एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म होगी, जिसमें जमीन से जुड़े हुए कई काम एक ही जगह पर होंगे। नए सिस्टम में म्यूटेशन, रजिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड मैनेजमेंट जैसे कार्य शामिल है। इससे आम आदमी को बार बार दफ्तर चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और दस्तावेज भी ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था को सफल बनाने के लिए लगभग 1900 नए प्रशिक्षित और तकनीकी रूप से सक्षम पटवारियों को तैनात किया जाएगा। ये पटवारी जमीन रिकॉर्ड को आधार से जोड़ने, लाल डोरा क्षेत्रों के नक्शे अपडेट करने, आधुनिक तकनीक से जमीन का मापन करने और एग्रीस्टैक के तहत डेटा का सत्यापन जैसे अहम कार्य संभालेंगे। सरकार पहले ही जमीन से जुड़े हुए कई रिकॉर्ड को डिजिटल करने की दिशा में काम कर चुकी है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद आम आदमी और किसानों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। इससे जमीन से जुड़े कार्यों की प्रक्रिया तेज होने के साथ साथ पारदर्शिता भी बढ़ेगी। इससे भ्रष्टाचार और गड़बड़ी की गुंजाइश भी कम होगी। नई व्यवस्था के माध्यम से लोग अब घर बैठे ही जमीन से जुड़ी हुई जानकारी आसानी से ऑनलाइन माध्यम से देख सकेंगे।
जल्द ही ऐसा हो सकता है कि आपका 10,000 रुपए से अधिक का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तुरंत न हो, उसमें 1 घंटे की देरी हो सकती है। इससे ग्राहकों को गलत ट्रांजैक्शन रोकने या फिर कैंसिल करने का मौका मिलेगा। देश में बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई ने प्रस्ताव रखा है। आरबीआई का मानना है कि जालसाज अक्सर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर जल्दबाजी में पैसे ट्रांसफर करवाते हैं। यह देरी उस दबाव को खत्म करेगी। फिलहाल ज्यादातर डिजिटल ट्रांजैक्शन तुरंत होते हैं, जिससे कि यूजर को सोचने या फिर गलती सुधारने का मौका नहीं मिलता है। साथ ही 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए सुरक्षा और अधिक सख्त होगी। 50,000 रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन के लिए एक भरोसेमंद व्यक्ति की मंजूरी जरूरी हो सकती है। यह फ्रॉड के खिलाफ सुरक्षा की एक दूसरी लेयर की तरह काम करेगा। अगर आप किसी एक ऐसे व्यक्ति या फिर मर्चेंट को पैसे भेज रहे हैं जिसे आप जानते हैं, तो आप उसे अपनी व्हाइट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। व्हाइट लिस्टेड लोगों को पेमेंट करने पर यह 1 घंटे की देरी लागू नहीं होगी, जिससे नियमित लेन देन में परेशानी भी नहीं आएगी। आरबीआई ने एक किल स्विच का सुझाव भी दिया है। अगर किसी ग्राहक को लगता है कि उसका अकाउंट हैक हो गया है या फिर कोई गलत ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो वह एक क्लिक से अपनी सभी डिजिटल पेमेंट सेवाओं को तुरंत बंद कर सकेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ महीनों में इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की जा सकती है और चरणबद्ध तरीके से इसे लागू भी किया जाएगा। हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से निरंतर नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में महेंद्रगढ़ जिले से वाया झज्जर होते हुए दिल्ली के लिए परिवहन विभाग की सीधे बस सेवा की सुविधा शुरू की गई है। महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक कंवर सिंह ने इस बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महेंद्रगढ़ रोडवेज डिपो के जीएम देवदत्त ने बताया कि नारोल बस डिपो की यह बस महेंद्रगढ़ से सुबह 7 बजे रवाना होकर वाया कनीना, नाहड़, कोसली, धारोली, सुबाना, बहादुरगढ़ और पीरागढ़ी होते हुए आईएसबीटी कश्मीर गेट पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में यह बस आईएसबीटी कश्मीर गेट मेन बस स्टैंड से दोपहर 12 बजे रवाना होकर शाम 4 बजे महेंद्रगढ़ पहुंचेगी। इस बस में महेंद्रगढ़ से दिल्ली के लिए प्रति व्यक्ति यात्री किराया 140 रुपए निर्धारित किया गया है। लंबे समय से इस रूट पर दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू करने की मांग लगातार उठाई जा रही थी, जो अब जाकर पूरी हो गई है। जल्द ही महेंद्रगढ़ बस स्टैंड से आगरा, मथुरा व पिलानी जैसे लंबे रूट्स पर सीधी बस सेवा शुरू कर यात्रियों के सफर को आरामदायक बनाया जाएगा। इससे लोगों की निजी वाहनों में निर्भरता कम होगी और वे साधारण किराए का भुगतान करके आवाजाही सुगम बना सकेंगे। इस बस सेवा के संचालन से दिल्ली ड्यूटी पर जाने वाले कर्मचारियों और स्टूडेंट्स को सीधा फायदा पहुंचने वाला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि गुरुग्राम में स्थापित किए जा रहे शीतला माता देवी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में एमबीबीएस की 150 सीटों व 850 बेड में से 33% हरियाणा के विद्यार्थियों व लोगों के लिए रिजर्व किए जाएं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आरक्षित सीटों पर फीस व अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों के अनुसार तय की जाए, ताकि राज्य के विद्यार्थियों को सुलभ और किफायती चिकित्सा शिक्षा मिल पाए। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में आरक्षित बेडों पर आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को लाभ दिया जाना सुनिश्चित हो, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया हो पाएं। उन्होंने इस संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने पर भी बल देते हुए कहा कि यह गुरुग्राम की स्वास्थ्य सेवाओं को नई पहचान प्रदान करेगा। सीएम की तरफ से सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि गुरुग्राम में विभिन्न स्थानों पर 100 से लेकर 150 बेड क्षमता वाले 3 से 4 अतिरिक्त अस्पताल इसी तर्ज पर खोलने के प्रस्ताव भी तैयार किए जाएं, जिससे कि बढ़ती हुई आबादी की स्वास्थ्य संबंधित आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकेगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 9 में लिफ्ट ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्तियां संविदा आधार पर 28 फरवरी 2027 तक की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं, वे अपने आवेदन व्यक्तिगत रूप से जमा करवा सकते हैं या फिर पंजीकृत डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 अप्रैल है। इंटरव्यू की तिथि की बात करें तो 30 अप्रैल 2026 न्यायालय परिसर नूर रहेगा। इन पदों के लिए उम्मीदवार ITI के साथ 10वीं पास होनी चाहिए। उम्मीदवारों को 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर चेक कर लें। हाल ही में ट्राई की तरफ से भी सभी टेलीकॉम कंपनियों को सस्ते वॉइस प्लान उपलब्ध करवाने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। इसी दिशा में अब जियो की तरफ से एक प्लान पेश किया गया है। जियो की तरफ से माई जियो ऐप पर 189 रुपए का प्लान उपलब्ध करवाया गया है। इसकी वैलिडिटी पूरे 28 दिनों की रहने वाली है। इसका मेन फोकस कॉलिंग पर ही रखा गया है। इस प्लान में आपको इंटरनेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यह प्लान पूरी तरह से उन यूजर्स के लिए बेस्ट चॉइस साबित होगा जिन्हें कॉलिंग के लिए रिचार्ज प्लान की आवश्यकता होती है। इस प्लान में यूजर्स को 28 दिनों तक अनलिमिटेड वॉइस कॉल के अलावा 2 GB डेटा
भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आपको थोड़े बहुत डाटा की आवश्यकता है तो आप इस रिचार्ज प्लान से रिचार्ज करवा सकते हैं। यह प्लान जियो सिम को एक्टिव रखने का एक सस्ता विकल्प भी आपके लिए बन सकता है। आगे चलकर अगर कंपनी की तरफ से एक नया वॉइस ऑन प्लान पेश किया जाए जिसमें डेटा ना हो तो इसकी कीमत और भी कम हो सकती है। 28 दिनों की वैलिडिटी और 2 GB डेटा आपको मात्र 189 रुपए में इस समय उपलब्ध करवाया जा रहा है। जियो की तरफ से यह प्लान ट्राई की तरफ से जारी किए गए निर्देशों के बाद ही जारी किया गया है। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की दहलीज को छूकर धरती पर वापस लौट आए हैं। 11 अप्रैल को सुबह 5:37 पर उनका ओरियन कैप्सूल अमेरिका के सैन डिएगो के तट के पास प्रशांत महासागर में स्प्लैश डाउन हुआ। यह मिशन 2 अप्रैल को लॉन्च हुआ था। साल 1972 के बाद यह पहली बार है जब इंसान चंद्रमा के इतने करीब पहुंचा है। आर्टेमिस 2 के अंतरिक्ष यात्रियों ने 6 अप्रैल को पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी तक यात्रा करके किसी भी इंसानी अंतरिक्ष मिशन का रिकॉर्ड भी तोड़ा था। उन्होंने चांद के अंधेरे वाले हिस्से की फोटोग्राफी भी की थी। इस मिशन का मकसद स्पेसक्राफ्ट के लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जांच करना था। नासा देखना चाहता था कि अंतरिक्ष में इंसानों के रहने के लिए यह कितना सुरक्षित है। भविष्य में चंद्रमा पर इंसानों के बसने का रास्ता आसान बनाएगा। धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते समय ओरियन स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार 40,000 से लेकर 42,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अधिक रफ्तार और गुरुत्वाकर्षण पैदा होने के कारण भारी दबाव और गर्मी के सहने के लिए इस यान को खासतौर पर मजबूत बनाया गया था। इस मिशन में अमेरिका के रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और कनाडा के जेरेमी हेंसन शामिल थे। ये चारों एस्ट्रोनॉट्स 50 साल से भी अधिक समय के बाद चंद्रमा के करीब जाने वाले पहले इंसान बन गए हैं। हालांकि इन्होंने चंद्रमा पर लैंडिंग नहीं की, लेकिन इनका स्पेसक्राफ्ट धरती से 4,06,778 किलोमीटर की दूरी तक गया। यह दूरी साल 1970 के मशहूर अपोलो 13 मिशन द्वारा तय की गई दूरी से भी करीब 6,606 किलोमीटर अधिक है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ ने कांस्टेबल, तकनीकी ट्रेड्समैन और पायोनियर के 9,175 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 20 अप्रैल से होने जा रही है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rect.crpf.gov.in पर जाकर आवेदन कर पाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास होनी चाहिए। साथ ही कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 10वीं पास के साथ हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 21 से 27 साल उम्र सीमा तय की गई है। अन्य सभी के लिए 18 से 23 साल रहेगी। सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम उम्र में छूट दी जाएगी। जनरल, ईडब्ल्यूएस व ओबीसी के लिए 100 रुपए फीस तय की गई है। साथ ही महिला व एक्स सर्विसमैन के लिए निःशुल्क रहेगा। सैलरी की बात करें तो 21,700 रुपए से लेकर 60,100 रुपए प्रति माह मिलेगी। फॉर्म अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट rect.crpf.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।